स्वागत है आपका कार्टून प्लस की दुनिया में। ढोलकपुर गांव कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उस गांव पर एक क्रूर राजा का राज्य था, राजा विक्रम सिंह। राजा को अपनी प्रजा की जरा सी भी परवाह नहीं थी। रोज उसके सिपाही गांव वालों के घर घर जाकर कर वसूलते और उनके अनाज के बोरे उठा ले जाते। गांव का सबसे डरावना नियम था, हर रविवार राजा किसी एक परिवार को महल में बुलाकर अपने लिए खाना बनवाता। अगर राजा को खाना पसंद आया तो परिवार को सोने चांदी का इनाम मिलता, पर अगर राजा की जीभ पर वो स्वाद न चढ़ा तो पूरा परिवार कठोर सजा भुगतता। उसी गांव में मनोज और सविता रहते थे। बहुत गरीब थे। मनोज जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता और उन्हीं पैसों से किसी तरह घर चलता। सविता घर संभाल। उस दिन भी मनोज सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए घर लौट रहा था। तभी उसने देखा राजा के 2 सिपाही जबरदस्ती एक परिवार को महल की ओर ले जा रहे थे। मनोज चौंक उठा। अरे, ये तो सुरेश और उसकी पत्नी है। भगवान करे इनका खाना राजा को पसंद आए। मनोज जल्दी से घर पहुंचा। सविता, आज सिपाही सुरेश और उसकी बीवी को ले गए महल। हे राम, अच्छा हुआ उनको लेकर गए। अगर हमारे घर आते तो क्या खिलाते हम? हमारे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं। मनोज हंसकर बोला, अरे हाँ, अगर सिपाही यहाँ आते तो राजा को कढ़ी चावल ही खाने पड़ते। कढ़ी चावल में क्या बुराई है? हमारे पास और कुछ होता तो मैं और अच्छा कुछ बनाती। राजा की परवाह छोड़ो। मुझे तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अच्छा तो जाओ जी, हाथ मुंह धो लो, मैं थाली लगाती हूँ। तुम मेरे लिए किसी राजा से कम हो क्या? दोनों हंसते हुए खड़ी चावल खाकर सो गए। लेकिन उन्हें क्या पता अगला रविवार किस भयानक मोड़ पर ले जाएगा। क्या अगला नंबर उन्हीं का होने वाला था? अगली सुबह मनोज रोज की तरह लकड़ियां तोड़ने निकल पड़ा। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन मनोज के दिमाग में सिर्फ रोजमर्रा की चिंता घूम रही थी। तभी रास्ते में उसने एक नया ठेला देखा, मटन करी स्पेशल। वहाँ 2-3 ग्राहक गर्मा गर्म मटन करी खा रहे थे। धुएं में तड़का हुआ मसालों की खुशबू फैल रही थी। मनोज का पेट अपने आप गुड़गुड़ाने लगा। वह मन ही मन बोला, अरे यार, कितने दिन हो गए मटन खाए हुए। ये मटन करी देखकर तो मुंह में पानी आ गया। आज लगता है थोड़ा मटन लेकर ही जाऊंगा घर। वह ठेले की तरफ देखने ही वाला था कि उसे सामने से सुरेश और उसकी पत्नी आते दिखे। मनोज तुरंत उनके पास गया। अरे सुरेश, मैंने तो कल देखा था राजा के सिपाही तुम्हें महल ले जा रहे थे। क्या हुआ वहाँ? सब ठीक? सुरेश ने लंबी सांस ली। अरे भाई, बाल बाल जान बची, नहीं तो हम दोनों किसी काल कोठरी में मिलते। सच में? क्या बनाया था तुम लोगों ने जो राजा को पसंद आया? भैया जी, पहले तो हमने सोचा कि बैंगन का भरता बना लें, पर फिर लगा कि राजा को शायद पसंद ना आए, इसलिए हमने फटाफट मटन करी बनाई और साथ में खिले खिले चावल। लगता है राजा को मटन बहुत पसंद है। पिछली बार किशोर गया था, उसने भी मटन पकोड़े बनाए थे। राजा को बड़े भाए थे। अच्छा है भाई, तुम दोनों सही सलामत लौट आए। सुरेश की पत्नी ने सलाह देते हुए कहा, भैया जी, अगर कभी आपका नंबर आया महल जाने का तो मटन ही बनाना, तभी बच सकते हो। इतना कहकर दोनों अपने रास्ते चल दिए। मनोज जंगल पहुंचा और लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आज खाने के लिए वह बस एक सूखी रोटी और भिंडी की सब्जी लाया था। वह खाने ही वाला था कि अचानक एक साधु वहां आ पहुंचा। सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर और आंखों में गहरी थकान। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? मनोज ने बिना एक पल सोचे कहा, बाबा लीजिए, ये रोटी और सब्जी खा लीजिए। बेटा, तुमने खुद कुछ नहीं खाया होगा। कोई बात नहीं बाबा, आप खा लो। मैं बाद में कुछ जुगाड़ कर लूंगा। साधु ने कृतज्ञता से भोजन लेकर चले गए। मनोज मन ही मन बोला,
अब तो भूख बहुत तेज है। जाते समय मटन खरीद कर ही जाऊंगा। उसे क्या पता था, आज की ये दया उसके भाग्य का रास्ता बदलने वाली है। मनोज ने जंगल से सारी लकड़ियां बेचकर दिन की कमाई हाथ में ली। जेब में थोड़े बहुत रुपए खनखनाए तो उसे सुबह की मटन करी याद आ गई। आज तो मटन लेकर ही जाऊंगा। वह मटन की दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहां पहले से भारी भीड़ थी। लोग मटन खरीद रहे थे। मनोज एक तरफ खड़ा होकर भीड़ कम होने का इंतजार करने लगा। तभी गांव के मुखिया जी आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह तिरस्कार भरी सख्त नजरें थीं। उन्होंने मनोज को देखते ही कहा, अरे तू ही है ना जो जंगल से लकड़ियां तोड़कर बेचता है? हाँ मुखिया जी, मैं ही हूँ। क्या हुआ, कोई काम था क्या मुझसे? काम नहीं था, पर सुन, कल से तू जंगल में लकड़ियां तोड़ने नहीं जाएगा। अब ये काम बंद। मनोज का दिल धक से रह गया। क्यों मुखिया जी? मेरा घर तो उन्हीं लकड़ियों से चलता है। सरकार का आदेश आया है, किसी को भी जंगल में पेड़ पौधे तोड़ने मत देना। अब कानून बदल गया है। मुझे जो हुक्म मिला है उसे मानना पड़ेगा। तुम दूसरा काम ढूंढ लो, बस। इतना कहकर मुखिया जी आगे बढ़ गए। मनोज वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अब घर कैसे चलेगा? अब क्या करूंगा मैं? तभी मटन वाला चिल्लाया, अरे भाई, लेना है क्या? मटन लगभग खत्म हो रहा है। हाँ भाई, लेना है। कितना रुपए किलो है मटन? 800 रुपए किलो। कीमत सुनकर मनोज का दिल और बैठ गया। 800? ठीक है, आधा किलो दे दो। आज का दिन ही खराब है। वह आधा किलो मटन लेकर घर की तरफ चला, पर दिल में खुशी नहीं थी। घर पहुंचकर उसने पुकारा, अरे ओ सविता, कहाँ हो? जल्दी आओ, मटन लाया हूँ। जल्दी से गरम गरम मटन बनाओ, बहुत भूख लगी है। कुछ देर इंतजार किया, सविता नहीं आई। मनोज बाहर गया, गली में झांका, पर वहां भी कुछ नहीं। तभी पड़ोस का बुजुर्ग उसके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अरे मनोज, अभी थोड़ी देर पहले राजा के सिपाही आए थे, वो ले गए सविता को। मनोज के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या? आज रविवार है? हे भगवान, अब मेरी सविता अकेली क्या करेगी? उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता बनाना। अगर राजा को खाना पसंद ना आया तो? घबराओ मत मनोज, शायद सब ठीक हो जाएगा। वह घर के बाहर ही बैठ गया। आंखें रास्ते पर टिकी थीं। दिल डर से कांप रहा था और दिमाग में सिर्फ एक बात, हे भगवान, मेरी सविता को बचाना। पूरा दिन बीत गया, पर सविता का कोई पता नहीं था। मनोज की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। अगली सुबह वह खुद को रोक न सका और सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मेरी सविता को कल राजा के सिपाही ले गए थे। वो अभी तक घर नहीं लौटी। मुखिया ने गहरी सांस लेकर कहा, मनोज, तुम्हें राजा का नियम तो पता है। शायद सविता का खाना राजा को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उसे कैद कर लिया होगा। ये कैसे नियम है मुखिया जी? हर छोटी बात पर सजा। हमें कुछ करना होगा। अरे मनोज, वो राजा है, कोई आम आदमी नहीं कि तुम कुछ कर सको। जब तक राजा नहीं चाहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस अब इंतजार करो। यह सुनकर मनोज का खून खौल उठा। ये कैसा राजा है जो अपने खुशी के लिए निर्दोष प्रजा को सजा देता है? नहीं, मैं कुछ न कुछ करूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता चमकी और वो गुस्से में महल की ओर चल पड़ा। महल में जाते ही वहां मंत्री मिल गए। कौन हो तुम? क्या काम है राजा से? मेरी पत्नी सविता को राजा ने बिना वजह कैद किया है। मैं उसे लेने आया हूं। अरे वही औरत जिसने कल राजा को इतना गुस्सा दिलाया। जा, राजा से ही बात कर ले। मनोज राजा के दरबार में पहुंचा। राजा सिंहासन पर बैठे थे।
चेहरा कठोर और आंखों में क्रूर चमक। मनोज ने सीधे कहा, महाराज, मेरी सविता को छोड़ दीजिए, वो बहुत मासूम है। उसने ऐसा निकृष्ट खाना बनाया कि मेरी जीभ बिगड़ गई। इसी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मनोज ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? गरीब प्रजा को सिर्फ एक खाने की वजह से यातना देना? अरे, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? मैं एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन आपकी प्रजा हूँ, और आपकी प्रजा इस नियम से बहुत परेशान है। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान आई जो खतरनाक लग रही थी। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो लो, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। मनोज चौंका। कैसी चुनौती? अगले रविवार तुम खुद मेरे लिए खाना बनाओगे। अगर वो अब तक का सबसे बेहतरीन खाना हुआ तो मैं ये नियम हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और सविता को रिहा कर दूंगा। सच में महाराज? हाँ, पर अगर खाना पसंद ना आया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को उम्र भर कैद रखूंगा। एक पल की भी देर के बिना मनोज बोला, मुझे मंजूर है महाराज। मैं अगले रविवार को मेरी सविता को घर लेकर जाऊंगा। ठीक है, अब जाओ और तैयारी कर लो। मनोज दिल में थोड़ी उम्मीद और बहुत डर लेकर महल से बाहर निकला। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगली सुबह मनोज जल्दी उठ गया। रात भर वह ठीक से सो भी नहीं पाया था। वह सीधे अपने मित्र सुरेश के घर पहुंच गया। अरे मनोज, भाभी घर आई कि नहीं? मनोज ने धीमी आवाज में कहा, नहीं यार, अभी तक नहीं, पर अगला रविवार वो जरूर आएगी, मुझे विश्वास है। भगवान करे भाई, भाभी जल्दी घर आए। पर तुम इतने शांत कैसे हो? क्या हुआ? मनोज ने उसे पूरी कहानी बताई, कैसे उसने राजा के सामने खड़े होकर चुनौती स्वीकार की। सुरेश हक्का बक्का रह गया। अरे भाई, तुमने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, राजा के लिए खाना बनाना, वो भी सबसे बेहतरीन। इसलिए तो आया हूं भाई, कोई तो ऐसा व्यंजन बता जो राजा का दिल जीत ले। सुरेश ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? हमारे गांव के सबसे मशहूर चंदू काका। उनके हाथ का मटन कीमा जो खा ले वो उनका दीवाना हो जाए। दोनों जल्दी से चंदू काका के घर पहुंचे। सुरेश ने तुरंत पूरी बात बता दी। काका गंभीर हो गए और बोले, बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की परेशानी है। अगर ये नियम खत्म हो सकता है तो मैं जान लगा दूंगा। चलो, तुम्हें मटन कीमा बनाना सिखाता हूं। पहले बाजार से 1 किलो मटन ले आओ, पर ध्यान रहे, बस गोश्त, हड्डियां बिल्कुल नहीं। मनोज और सुरेश जल्दी से मटन लेकर आए। काका ने कहा, अब ध्यान से देखना, खाना बनाना सिर्फ हाथ का काम नहीं, दिल की इज्जत भी चाहिए। कटा हुआ मटन एक बड़े बर्तन में डाला, उस पर मसाले डाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, सब कुछ संतुलित मात्रा में। ऊपर से नींबू निचोड़कर सरसों का तेल डाला और चूल्हे पर रख दिया। धीरे धीरे मसालों की खुशबू फैलने लगी। काका बोले, बस इसे धीरे धीरे पकने दो, जल्दबाजी में स्वाद नहीं आता। कुछ ही देर में कीमा तैयार हो गया। मनोज ने थोड़ा छका और उसकी आंखें चमक उठीं। काका, ये तो कमाल है, सच में अद्भुत। इसे चावल या रोटी के साथ परोसना, दोनों में मजा है। पर काका, राजा ने कहा था कि डिश यूनिक होनी चाहिए। ये तो साधारण मटन कीमा है। बेटा, अब इसमें नयापन तुम ही लाओगे। मैंने तुम्हें सब सिखा दिया, असली जादू तुम्हारे हाथों में है। मनोज और सुरेश धन्यवाद कहकर घर लौट आए। घर पहुंचकर मनोज देर तक सोचता रहा, आखिर ऐसा क्या जोड़ूं जिससे ये दुनिया की सबसे खास डिश बन जाए।
रविवार का दिन आखिर आ ही गया। मनोज ने सविता की याद में गहरी सांस ली। आज का दिन सब बदल देगा। महल की ओर जाते हुए अचानक उसे वही साधु रास्ते मिल जाते हैं। साधु जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आज बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। तेरा मुझ पर एक और एहसान है बेटा, भूखे को खिलाने वाला कभी हारता नहीं। जा, तू जो भी करेगा सफल होगा। साधु के शब्दों ने मनोज के मन में नई ताकत भर दी। वह महल पहुंचा, अपने हाथों से बनाया मटन कीमा राजा को दिया। राजा ने खाना भीतर ले जाकर चखा। कुछ देर बाद राजा दरबार में लौटे। उनका चेहरा गंभीर था, जिससे मनोज और भी घबरा गया। राजा ने गूंजती आवाज में कहा, मनोज, तुम्हारा मटन कीमा सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। मनोज की आंखें चमक उठी। वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी राजा ने आगे कहा, परंतु तुम फिर भी हार गए। मनोज हक्का बक्का रह गया। हार गया? पर क्यों महाराज? क्योंकि ये व्यंजन भले स्वादिष्ट था, पर इसमें कोई अलग बात नहीं थी। कुछ नया, कुछ अनोखा नहीं था। इसलिए तुम चुनौती हार चुके हो। महाराज, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से ये बनाया है। मैं वादा करता हूँ, अगले रविवार इससे भी ज्यादा अनोखा व्यंजन बनाकर लाऊंगा। बस मेरी सविता को छोड़ दीजिए। राजा कुछ पल तक मनोज को देखते रहे। उनकी आंखों में पहली बार कठोरता की जगह नरमाहट दिखाई दी। मनोज, तुम एक नेक इंसान हो। अपनी पत्नी के लिए, गांव वालों के लिए जो तुमने हिम्मत दिखाई, वो काबिले तारीफ है। मैं तुम्हारी नेकदिली पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मुक्त करता हूँ और ये अन्यायपूर्ण नियम आज से हमेशा के लिए बंद करता हूँ। महाराज, आपका लाख लाख धन्यवाद। कुछ देर बाद मनोज सविता को लेकर खुशी खुशी घर लौट आया, पर जैसे ही घर में दाखिल हुए, दोनों चौंक गए। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ सोने का डिब्बा रखा था। सविता ने चौंक कर कहा, ये किसका है जी? किसने रखा? मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखा है। तभी बाहर से वही साधु मुस्कुराते हुए दिखे। मनोज ने समझ लिया, ये किसका आशीर्वाद है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी। गरीबी दूर हुई, घर में खुशियां लौट आईं और दोनों ने कसम खाई कि अब कभी किसी भूखे को बिना खाना दिए नहीं भेजेंगे। इस तरह मनोज और सविता ने जीवन भर सुख और शांति से अपना जीवन बिताया।